integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज हम लोग कंक्रीट स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 5 टॉपिक कवर करे थे। लाइम के बारे में पढ़ा था, मोर्टार पढ़ लिया था, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंक्रीट। सीमेंट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, अपना 5वां लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और जितनी भी स्लाइड्स हैं इन स्लाइड्स के आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो। बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से। ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक आप नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप लोग साथ साथ में इनको नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्रीट। कंक्रीट होता क्या है, जैसे हमने मोर्टार में पढ़ा, तो मोर्टार में हमने क्या देखा कि मोर्टार में थी 3 चीजें। बाइंडिंग मटेरियल था, फाइन एग्रीगेट भी था, लेकिन कोर्स एग्रीगेट नहीं था। मोर्टार में वाटर था और एड मिक्सचर तो अगर जरूरत है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं मोर्टार में, तो मोर्टार में हमने बात करी थी 3 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कंक्रीट में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो कंक्रीट में 4 कंपोनेंट होते हैं। बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, 4 तो बेसिक कंपोनेंट है। 5वां क्या है, एडमिक्सचर। अगर जरूरत होगी तो ही अपन एडमिक्सचर को काम में लेंगे, अदरवाइज अपन एडमिक्सचर को काम में नहीं लेंगे। अब कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट इज अ कंपोजिट material composed of fine and coarse aggregate bonded together with cement that hardens over time। यानी कि समय के साथ जो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऐसा कंपोजिट मटेरियल जिसमें जो कि किसका मिक्सचर होता है, बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, जो कि समय के साथ क्या हो जाता है, हार्ड और स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। अगर वो सीमेंट है, बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है तो सीमेंट कंक्रीट, अगर लाइम है तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा, जिप्सम है तो जिप्सम कंक्रीट उसके हिसाब से हो जाएगा। बेसिक डिफरेंस कंक्रीट एंड मोर्टार में क्या है, कोर्स एग्रीगेट जो होता है, फाइन कोर्स एग्रीगेट जो है अपने मोर्टार के अंदर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर अपने कोर्स एग्रीगेट होता है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेट कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेट कंक्रीट कौन कौन सी होती है। एट अर्ली स्टेजेस क्या होता है कि कंक्रीट जो है वो अपने उसमें एक तो वर्केबिलिटी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वर्केबिलिटी क्या है। वर्केबिलिटी का मतलब है जितना आसानी से हम लोग उसके साथ काम कर सकते हैं। ईज विथ विच इंटरनल वर्क डन कैन बी इंटरनल वर्क कैन बी डन ऑन दैट, यानी कि उसको काम में लेना कितना आसान है वो होता है वर्केबिलिटी। जितना आसान काम में लेंगे उतना अच्छा उसका वर्केबिलिटी है ना। फिर आता है स्लम्प लॉस, ये भी हम देखेंगे। फिर आता है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है प्लास्टिक श्रिंकेज। अब श्रिंकेज क्यों होता है, क्योंकि पानी जो होगा इवेपोरेट होएगा या उसमें हाइड्रेशन हो जाएगा तो सीमेंट के साथ, तो उसके बाद जो वाटर लॉस हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज हो जाएगा, तो हम लोग उसको श्रिंकेज बोल देते हैं। फिर टाइम ऑफ साइट, यानी कि उसको हार्डन होने में कितना टाइम लग रहा है, और एंड टेम्परेचर। तो इन सारे कहने का मतलब ये सारी चीजें जो है अपने कंक्रीट को अफेक्ट करती है, या ये सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, वेट कंक्रीट। देखो दो चीज होती है, वेट कंक्रीट को हम लोग ग्रीन कंक्रीट भी बोलते हैं या फिर फ्रेश कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हार्डन्ड कंक्रीट, एक होता है हार्डन्ड कंक्रीट जो कि स्ट्रेंथ अचीव कर चुका है। हार्डन्ड कंक्रीट मतलब जो स्ट्रेंथ अचीव कर चुका है। फ्रेश कंक्रीट मतलब या ग्रीन कंक्रीट मतलब जो अभी तक स्ट्रेंथ गेन नहीं करा है, जिसके अंदर अभी भी क्या है, प्लास्टिसिटी है, प्रेजेंट है, यानी कि उसको अभी टाइम लगेगा स्ट्रेंथ गेन करने में। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से ग्रेड्स हैं कंक्रीट के। हमने कंक्रीट, अब कंक्रीट जो है क्लासिफाई किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आप लोगों को अच्छे से पता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, लोकेशन में आपको आज से बताया। फिर भी एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आफ्टर क्योरिंग ऑफ 28 डेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब है जहां पर, अगर मान लो मैंने 100 सैंपल्स लिए, 100 सैंपल्स लिए, उस 100 सैंपल्स में से मेरे 95 सैंपल्स तो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, पास होने चाहिए, और 5% सैंपल फेल हो सकते हैं। यानी कि ग्रेटर देन 95% सैंपल पास होने चाहिए, लेस देन 5% सैंपल क्या होने चाहिए, फेल। तो ऐसी जो स्ट्रेंथ आएगी, मान लो मेरे को चाहिए कि M30 चाहिए, यानी कि 30 उसकी 30 मेगा पास्कल मेरे को किसी की स्ट्रेंथ चाहिए, तो जो मैंने 100 सैंपल लिए उनमें से 95 की स्ट्रेंथ क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 30, और सिर्फ 5% ऐसे होने चाहिए या 5% से भी कम ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम आएगी। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी। अब ग्रेड जो है इसमें देखो आपको दो चीजें दिख रही है, एक एम दिख रहा है, एक यानी कि अल्फाबेट है, एक दिख रहा है न्यूमेरिक। अल्फाबेट एम का मतलब होता है मिक्स, एम का क्या मतलब होता है, मिक्स। और ये जो न्यूमेरिक है 5 दिख रहा है, 7.5 दिख रहा है, 10, 15, 20, 25, दीज आर ग्रेड्स है ना, दीज रिप्रेजेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या देखते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
इसका मतलब क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है 5 MPa है, इसकी 7.5 MPa है, इसकी 10 MPa है, इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 25। और ये कब है, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग के बाद में है। ठीक है, अब इनके मिक्स प्रोपोर्शन मतलब ये जो है चीजें फिक्स है कि इतना प्रोपोर्शन होगा। तो M5 याद करने में बहुत आसान है, कैसे याद करना है, 1:5:10। फिर M7.5 का होता है 1:4:8, फिर M10 का होता है 1:3:6, M15 का 1:4, M20 का 1:5:3 और M25 का होता है 1:1। ये आपको याद करनी है। ये कैसे मिक्सेस हैं, नॉमिनल मिक्सेस हैं। कैसे हैं, नॉमिनल मिक्स, यानी कि ये फिक्स प्रोपोर्शन है, ये फिक्स प्रोपोर्शन है, ये चेंज नहीं है। आपको मान लो M20 बनाना है तो आपको ज़्यादा सोचने का नहीं है, आपको क्या लेना है, 1:1.5:3 का रेशियो लेना है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का। ये जो रेशियो है किसका है, 1 जो है वो है सीमेंट है, ये 5 जो है फाइन एग्रीगेट है, और ये जो है कोर्स एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं। तो ये बता चुका हूँ, एम स्टैंड फॉर। ठीक है, नॉमिनल मिक्स जो है एज पर IS 456:2000, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है RCC का, जिसमें नॉमिनल मिक्स जो है M20 तक ही बताया गया है। इनकी M20 तक नॉमिनल मिक्स है, उसके बाद क्या आ जाएंगे, डिजाइन मिक्स आ जाएंगे। अब जो है आफ्टर M20 एडप्ट डिजाइन मिक्स, यानी कि उसके बाद आपको डिजाइन मिक्स करना है, यानी कि M25 के अबव आपको डिजाइन मिक्स करना है। अब आता है ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। कि ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट क्या होता है, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होता है M5 से लेके M20 के बीच में, यानी कि जिस कॉन्क्रीट की रेंज जो है M5 से M20 के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। अगर बोल दे कोई स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, तो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट होता है M25 से M55। कई बार पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट क्या होता है। और यहाँ एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है कि IS 456:2000 ने तो M55 तक ही माना है, लेकिन 1978 में जो कोड आया था उसने M60 को भी स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में माना। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉन्क्रीट्स कितने हो गए, M25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि अपना जो है स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट कितने थे एज पर 1978, 8 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट थे। लेकिन एज पर एज पर IS 456:2000 वो कितने बच गए, 7। तो कई बार पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट कितने हैं, तो आज के टाइम में वो है 7, पहले कितने थे, 8 थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता है M55 एंड अबव, यानी कि M60 से लेके M80 के बीच में। ठीक है, फिर बात करते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट को बनाना कैसे, क्या क्या चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट हम लोग देखते हैं, बैचिंग। फॉर गुड क्वालिटी कंक्रीट अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स शुड बी यूज्ड। यानी कि देखो, जो 6-7 प्रोसेस है, आपको नाम बताता हूं मैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इन कंक्रीट का बनाने का तरीका जो है 6-7 नाम है। तो सबसे पहला आता है बैचिंग, सबसे पहला आएगा बैचिंग, उसके बाद आएगा मिक्सिंग, उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग, उसके बाद आएगा आपका प्लेसिंग, उसके बाद आएगा कॉम्पैक्शन, उसके बाद आएगा आपका क्योरिंग एंड आफ्टर दैट फिनिशिंग। ठीक है, ये 7 है। अगर कईयों को याद नहीं होते तो आप याद ऐसे कर सकते हैं, BMT PCCF। आपको याद रखने के शॉर्ट में तरीका है BMT PCCF कि कंक्रीट के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कैसे याद कर, इसी तरीके से आपको याद करना है। यही क्या स्टेप्स होते हैं, ये याद करना है। तो सबसे पहला जो बैचिंग, बैचिंग का मतलब क्या है कि मान लो आपको किसी ने बोला कि 1 किलो दूध के अंदर, या सिमिलर बात करते हैं 1 लीटर दूध के अंदर आपको 500 ml पानी मिलाना है। तो ये क्या है, बैचिंग। आपको 1 लीटर दूध लेना है और 500 ml पानी लेना है, बस। ये इट इज नोन एज बैचिंग, यानी कि जो चीज आपको मिक्स करनी है उनका आपको वॉल्यूम या वेट लेना है, बस उसको उस हिसाब से अलग कर लेना है। तो 1 लीटर पानी दे रखा है तो उसमें से 500 ml आपने अलग कर लिया। तो ये आपको प्रोसेस जो होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, बैचिंग, यानी कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर with proper accuracy, measurement of material with proper accuracy is known as batching. ठीक है, for good quality concrete a proper and accurate quantity of all ingredients should be used. अब ये जो एग्रीगेट वगैरह आप मेजर करोगे, इनकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर, इनकी एक्यूरेसी ±3% तक चलती है। यानी कि आपको अगर बोला जाए कि 100 ग्राम आपको एग्रीगेट्स लेने हैं, तो आप 100 ग्राम की बजाय 97 से 103 के बीच में ले सकते हैं, तब भी आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा।
अगर वही आपको एडमिक्सचर में बात की जाए तो वो होता है एक्यूरेसी ±5, यानी कि 100 ग्राम के जगह आप 95 से लेके 105 के बीच में ले सकते हैं। तो एक्यूरेसी कितना है वो आपको ध्यान रखना है। तो सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर की एक्यूरेसी क्या है आपके ±3% और एडमिक्सचर की है एक्यूरेसी ±5%। फिर आता है मेथड ऑफ बैचिंग, यानी कि बैचिंग कैसे कैसे, यानी कि आप उसको या तो वॉल्यूम के हिसाब से मेजर कर सकते हो या वेट के हिसाब से। तो दो तरह की बैचिंग होती है, वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट बैचिंग। अब वॉल्यूम बैचिंग जो होती है स्मॉल जॉब्स और लेस एक्यूरेट वर्क के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए? स्मॉल वर्क या लेस एक्यूरेट वर्क के लिए। और जो वेट बैचिंग है वो लार्ज जॉब और मोस्ट एक्यूरेट वर्क। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लेस एक्यूरेट वर्क के लिए ही हम लोग क्यों काम में ले रहे हैं वॉल्यूम बैचिंग? लेस एक्यूरेट वर्क के लिए इसलिए काम में ले रहे हैं बेटा, क्या होता है कि फाइन एग्रीगेट जो है उसमें वो क्या होता है, सैंड होता है। और सैंड में हमने सॉइल में पढ़ा था एक बल्किंग ऑफ सैंड होता है। क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कि वो सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 4 से 6% मॉइस्चर पे। जैसे ये है, ये वाटर कंटेंट है, ठीक है, इस तरह इस डायरेक्शन में, और इधर वॉल्यूम है। तो 4 से 6% मॉइस्चर पे आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये 4 से 6% है, मान लो ये 4% है, ये 6% मॉइस्चर कंटेंट है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है वो 5% होता है। यानी कि आपकी अगर कोई ड्राई सैंड है, बिल्कुल ओवन ड्राई सैंड है, और उसके अंदर अगर आपने आपने 4 से 6% मॉइस्चर मिलाया तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से मान लो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 20% हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 20% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब आपको लेना था 1 लीटर सैंड, मान लो 1 लीटर सैंड लेना था। अब आपने 1 लीटर सैंड की जगह अब उसमें 20% तो एयर है। अब आपने जनरली वो कितना लिया, आपने लिया लगभग 800 ml। लगभग आपने कितना लिया, 800 ml लिया, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1 लीटर की। यानी कि ये जो 20% जो है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से हुआ, मॉइस्चर प्रेजेंट की वजह से। तो इसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, गड़बड़। तो आपको तो एक्यूरेसी क्या थी, ±3% तक ले सकते थे, लेकिन आपका यहाँ एक्यूरेसी लगभग 20% से गड़बड़ होगी। तो इतना ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इस वजह से वॉल्यूम बैचिंग जो होती है लेस एक्यूरेट वर्क में काम में ली जाती है, और वेट बैचिंग में ऐसा कोई दिक्कत होता है। और सैंड बल्किंग में 4 से 6% जो मैं बता रहा हूँ मॉइस्चर कंटेंट है, जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है लगभग 40% तक वॉल्यूम चेंज हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है, 40% तक वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और मैक्सिमम वॉल्यूम जो चेंज होता है वो होता है 5% पे। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसलिए वेट बैचिंग जो होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने का कोई लफड़ा नहीं होता। ठीक है, सैंड बल्किंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए आप जब भी आपको ध्यान रहे इंपॉर्टेंट वर्क है तो आपको वेट बैचिंग करना है। अब देखो ये आ गया। अब अगर वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हो तो सैंड बल्किंग अगर हो रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन। करेक्शन फॉर बल्किंग ऑफ सैंड इज डन इफ वॉल्यूम बैचिंग इज एडप्टेड। तो अगर आपसे पूछ ले करेक्शन किस में करना है, तो वो वॉल्यूम बैचिंग में करना है, वेट बैचिंग में नहीं करना है, बल्किंग ऑफ सैंड। देखो बीएमसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, और हर एक लाइन इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। आप ये नहीं कह सकते सर ये कम इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके अभी तक जितने भी मैंने ये जितने भी पॉइंट्स लिखे सारे सारे इंपॉर्टेंट है, बकवास मैंने करी नहीं है ना। कि कम लिखने में लेकिन आपको कंटेंट मैक्सिमम मिल जाए, है ना। अब सीमेंट जो है, अभी अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है सीमेंट कैसे मेजर किया जाता है। तो सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट। सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैचिंग, चाहे वॉल्यूम बैचिंग हो चाहे वेट बैचिंग हो। सीमेंट तो हमेशा आपको वेट में ही लेना है, यानी कि केजी में ही लेना है। और वाटर को हमेशा आपको किस में लेना है, लीटर या केजी में। जनरली हम लोग जो वाटर है उसको मेजर करते हैं लीटर्स में। चाहे वॉल्यूम बैचिंग हो वेट बैचिंग हो, जनरली वर्ड बोल रहा हूँ। सीमेंट में मैंने बोला हमेशा, यानी कि ऑलवेज। लेकिन वाटर जो है जनरली हम लोग लीटर में मेजर करते हैं क्योंकि आसान होता है। वेट वगैरह हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वेट लो या वॉल्यूम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है। कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी, इसलिए इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले जैसे वाटर सीमेंट रेशियो जो हमने वर्ड पढ़ा था सीमेंट के अंदर, तो इस वाटर सीमेंट रेशियो का क्या जो है, तो वाटर तो कैसे हो सकता है, वॉल्यूम के हिसाब से। और ये कैसे है सीमेंट, ये वेट के हिसाब से, यानी कि लीटर पर केजी। ये जो मेजर होता है वॉल्यूम वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो जनरली जो होता है लीटर पर केजी या वॉल्यूम बाय वेट होता है। ये आपको ध्यान, ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी में कि वाटर सीमेंट रेशियो कैसा मेजरमेंट होता है, वो होता है जनरली वॉल्यूम बाय वेट का। ठीक है,
उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, पहला स्टेप बैचिंग था, ये है सेकंड स्टेप मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या है, हमने जो वो 500 ml दूध, 500 ml पानी और 1000 ml जो दूध लिया, उनको प्रॉपर ऐसा मिक्स किया जाए कि लोग आसानी से बता ना सके कि कौन सा पानी है कौन सा दूध है। उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बनाना, यानी कि टू ऑब्टेन होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कलर ऑफ कॉन्क्रीट। मिक्सिंग का पर्पस क्या हो, टू ऑब्टेन होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कलर ऑफ कॉन्क्रीट। अब मिक्सिंग टाइम एज पर IS 456, किसने बोला, एज पर IS 456 जो मिक्सिंग टाइम है वो 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और ना ही 3 मिनट से ज़्यादा। जनरली जो है मिक्सिंग टाइम होता है 2 to 3 मिनट एज पर IS 456। और अगर ये तो मिक्सिंग टाइम कब है, जब आपने हैंड मिक्सिंग वगैरह कर रहे हो या फिर, ठीक है। और उसके लिए जनरली जो रिवोल्यूशन है वो कितने लेने हैं आपको, 20 रिवोल्यूशन लेने हैं। कितने, अगर मिक्सर जो है आपका वैसा है, मशीन है, मैकेनिकल मिक्सर है, तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो देने 20 देने, ना 20 से कम ना 20 से ज़्यादा। अगर 20 से ज़्यादा दोगे तो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन के चांस रहेंगे। ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन हम आगे जब डिफेक्ट्स में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको वर्ड याद रखना, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन। और अगर मैंने 20 से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम, तो मिक्सचर जो बनेगा होमोजीनियस नहीं बनेगा, हार्श मिक्स बनेगा। कहीं पर आपको सीमेंट अलग दिखेगा, कहीं पर आपको एग्रीगेट्स दिखेंगे, ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। अगर आपने हैंड मिक्सिंग कर रहे हो, वर्ड ध्यान रखो, अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो तो जो सीमेंट आपको लेना है वो 10% ज़्यादा लेना है, 10% सीमेंट एक्स्ट्रा लेना है। सीमेंट एक्स्ट्रा, बेटा इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो तो सीमेंट जो लेना है 10% एक्स्ट्रा लेने हो, ये मैं इसमें लिखना भूल गया, ठीक है। इफ मिक्सिंग टाइम इज रिड्यूस्ड देन पुअर क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट विल बी ऑब्टेन्ड एंड इफ इंक्रीज इट इज अनइकोनॉमिकल, ये याद रखो। फिर जो आता है टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सर कैसे होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रम टाइप, एक होता है पैन टाइप। ड्रम टाइप यानी कि ऐसे मिक्सर्स होते हैं, ये ऐसे, ये ड्रम टाइप है। पैन टाइप क्या हो गया, जो आपने देखा है टब टाइप जो होता है या फिर जो ग्राउंड पे होता है वहां पर मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। अब ये जो है कॉन्क्रीट मिक्सर जो है ड्रम टाइप या पेन टाइप, जो पेन टाइप होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट मिक्सर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ड्रम टाइप या पेन टाइप में से, तो आपका जो एफिशिएंट मिक्सर है वो कौन सा है, पेन टाइप है और स्टिफ मिक्स में काम आता है। ड्रम टाइप जो कॉन्क्रीट मिक्सर होते हैं वो खुद आगे तीन तरह के होते हैं, एक होता है टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। कैसे कैसे होता है ड्रम टाइप, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग। अब ये जो टिल्टिंग वाला मिक्सर है ये किसके लिए काम आता है, फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी यूज्ड इफ एग्रीगेट साइज जो है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कैन बी ग्रेटर देन 75 mm, तब भी इसको काम में ले लेता है। अगर एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 75 mm है तो उस एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, साइक्लोपियन एग्रीगेट बोलते हैं। ये भी अपना अपन पढ़ चुके थे एग्रीगेट्स में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकी साइक्लोपियन एग्रीगेट्स होगा तब हम लोग जनरली कौन सा लेंगे, टिल्टिंग मिक्सचर। और अगर नॉन टिल्टिंग है तो वो कब काम में लेते हैं, स्मॉल वर्क्स के लिए, और एग्रीगेट साइज जो है लेस देन 75 mm होनी चाहिए। एक होता है रिवर्सिंग, वो किसके लिए देते हैं, लार्ज वर्क के लिए, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जो सबसे पहला फोटो है ये वाला फोटो है, ये कैसा है, टिल्टिंग। ये देखो ये जो है, ये जो सर गोला दिख रहा है ये पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, कितना घूम सकता है, पूरा 360 डिग्री। अब ये जो है ये है नॉन टिल्टिंग। अब ये जो है ऊपर वाला जो मिक्सर है, यहाँ इसके अंदर मिक्सिंग होती है, ना तो घूम सकता है ना कोई बात, यहाँ पर मिक्सिंग होगी और यहाँ से फिर अपने कॉन्क्रीट जो होगी ये ब्लैक वाले से काम आ जाएगी, या फिर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, मतलब बाहर। और ये जो है रिवर्सिंग है। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये कैसे घूमेगा, वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन के अंदर घूमेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं घूमेगा। जो टिल्टिंग वाला होता है वो वर्टिकल प्लेन में घूमता है, और रिवर्सिंग वाला किसमें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्लेन में घूमता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों में ही घूमता है, ठीक है। अब हैंड मिक्सिंग जनरली कंक्रीट की कैसे होती है, देखो हैंड मिक्सिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर मिक्सिंग करेंगे वो जो जगह होनी चाहिए सॉलिड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सॉलिड, यानी कि या तो वहां पर नीचे क्या हम लोग लगाएंगे, ब्रिक्स लगेंगे, ऐसे ब्रिक्स लगाएंगे, या फिर जो है कंक्रीट वगैरह का या सीमेंट वगैरह का पहले से फ्लोर होना चाहिए, या स्टोन वगैरह का वर्क होना चाहिए, या तो ब्रिक्स वगैरह या स्टोन वगैरह का वर्क होना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले एग्रीगेट, कौन से वाले, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट ऐसे बिछा देंगे, और उनके ऊपर ऊपर हम लोग क्या बिछा देंगे, फाइन एग्रीगेट। फिर इनको प्रॉपर मिक्स, पहले कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग कैसे होगी, अंदर से बाहर की तरफ, मिक्सिंग कैसे होगी, अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ गया, फिर वापस ऐसे चलता रहेगा। तो इनका जब होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, किसका, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करोगे,
ये जो है इसमें आप ऐसे बीच में से ऐसे थोड़ा खड्डा रखोगे, बीच में ऐसे खाली जगह रखोगे और ऐसा होगा, ठीक है। अब ये जो खाली जगह होगी यहाँ पर आप क्या भरोगे, सीमेंट फिल करोगे। इस सीमेंट को भी आप कैसे करोगे, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे अंदर से बाहर की तरफ मिक्सिंग करोगे। जब इनका आप वापस होमोजीनियस मिक्सचर, अभी तक पानी नहीं मिला है, और पानी मिलाने के बाद का वो मिक्सिंग टाइम जो है वो पानी मिलाने के बाद का है, उससे पहले का नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना वर्ड। तो अब ये है सीमेंट और एग्रीगेट्स का अच्छा मिक्सचर हो गया होमोजीनियस। अब हम लोग पानी मिला सकते हैं। तो पानी मिलाने के लिए भी अपने को ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर बीच में ऐसा क्या बनाएंगे अपन, ऐसा डिप्रेशन टाइप, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, ऐसा डिप्रेशन टाइप बनाएंगे ना, ऐसा बना दिया ये खाली जगह। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, वाटर। अब अभी तक आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे, सेंटर से बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड। लेकिन अब आपका जो प्रोसेस हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। कैसा हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि आप किनारे से सीमेंट और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर लाओगे और पानी के ऊपर डालोगे। तो धीमे धीमे ऐसे करके फिर आपको, पहले आप बाहर से अंदर लाओगे, फिर आप इसको अंदर से बाहर लेके जाओगे। पानी डालने के बाद पहले बाहर से अंदर, फिर आप अंदर से बाहर की तरफ लेके जाओगे। तो ठीक है, तो शुरुआत में कैसा होगा, अंदर से बाहर की तरफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट कैसे मिक्सिंग होगा, अंदर से बाहर की तरफ, और फिर सीमेंट डालने के बाद भी अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन पानी डालने के बाद कई बार पूछा गया है कि तो कैसा मिक्सिंग होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब बाहर से अंदर की तरफ होगा, और ये जो है यहाँ पर मिक्सिंग टाइम जो है 2 मिनट है, ठीक है, इससे पहले वाला नहीं है। तो यहाँ मिक्सिंग टाइम 2 मिनट या लगभग 2 से 3 मिनट, जब तक होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में आता है कि सर ये नीचे जो है सॉलिड फ्लोर काम में क्यों लिया। सॉलिड फ्लोर इसलिए काम में लेते हैं बेटा, क्या होता है कि जो हमने पानी ये जो मिलाया है, ये पानी नीचे जब जमीन है वो ना सोख ले। और दूसरा क्या होगा, जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट या जो अपना सीमेंट है, वो नीचे अगर सिर्फ मिट्टी होगी तो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन फाइन एग्रीगेट है कौन कोर्स एग्रीगेट है। तो ठीक है, तो अपना जो है फाइन एग्रीगेट जो है बढ़ जाएगा, या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं सरफेस में, वो भी अपने उसके अंदर आ जाएंगे जो कंक्रीट को बाद में नुकसान है। इसलिए हमेशा सॉलिड फ्लोर होना चाहिए जिस पे भी हम लोग कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप जो आता है अपना ट्रांसपोर्टेशन का आता है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, अब हमने मिक्सिंग करने के बाद उसको विद इन 30 मिनट के अंदर हमको काम में लेना है, यानी कि पानी डालने के बाद उसको विद इन 30 मिनट काम में लेना है। अगर ओपीसी है तो क्योंकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट। तो ये जितने भी काम है, कौन सा, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग, ये सब अपने को कॉम्पैक्शन तक अपने को कितने टाइम में करना है, विद इन 30 मिनट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि एक जगह से उस कॉन्क्रीट को दूसरी जगह जो आपको ले जाना है, ये बहुत ही कम समय में आपके लिए, आपके पास जो टाइम है कम है। जनरली आपने जहां मिक्स करा वहां तो लगाओगे नहीं, आप वहां से चाहे वर्टिकल मेंबर हो चाहे हॉरिजॉन्टल मेंबर हो वहां तक लेके जाओगे, या फिर हो सकता है कुछ डिस्टेंस तक भी आपको कवर करना पड़े, या हो सकता है आपने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हो और कॉन्क्रीट आपको चाहिए 10th फ्लोर पे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सब चीजें टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम है वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कितने टाइम में करना है। और सबसे जो जरूरी चीज है, जनरली जो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है वो कब होता है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। तो इट मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर दैट सेग्रीगेशन शुड नॉट टेक प्लेस। अभी सेग्रीगेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, कहाँ से, कंक्रीट मिक्स में से। अगर कोर्स एग्रीगेट सेपरेट आउट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। और एक वर्ड आया था ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है सीमेंट प्लस जो वाटर है, ये पेस्ट जो है अलग हो जाएगा किससे, कंक्रीट से, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। या ये क्या आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर या अंदर अलग से हो जाएगा, यानी कि सीमेंट और पानी जो है दोनों अलग हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ब्लीडिंग। यानी कि सीमेंट जो कंक्रीट है उसके अंदर खून क्या है, पानी प्लस सीमेंट का पेस्ट है, वही खून है। तो अगर वही बाहर आ गया तो पीछे तो मामला खत्म हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट सेपरेट आउट होना मिक्स में से, और ब्लीडिंग का मतलब होता है सीमेंट प्लस पानी अलग हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट अलग रह जाएंगे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, और इसमें जरूरी चीज इट शुड बी इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता पड़ना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अब या तो कैसे कर सकते हैं, पेन से। आपने देखा होगा कई मजदूर ऐसे सर के ऊपर वो पेन लेके चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ऐसे हो सकता है। या फिर व्हील बैरोस, या फिर पावर बकेट से हो सकता है। क्रेन बकेट, अगर आपको हाइट पे लेके जाना है तो पावर क्रेन बकेट या फिर टावर बकेट काम में लेते हैं। डंप ट्रक आपने देखा होगा, कुछ ट्रक्स होते हैं जो पीछे से खाली होते, आगे से ऊपर उठते हैं पीछे से खाली होते हैं, तो उनमें ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेग्रीगेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं या ब्लीडिंग के। फिर होता है पंप्स।
आपको अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना है तो आप जनरली क्या यूज लोगे, पंप्स। ठीक है, पंप्स जो है उसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 400 मीटर तक अगर आपको कंक्रीट लेके जानी है एक जगह से दूसरी जगह, तो पंप्स आप कब तक काम में ले सकते हो, अप टू 4 मीटर डिस्टेंस तक, 400 मीटर डिस्टेंस तक। और अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो 80 मीटर तक के लिए आप पंप्स काम में ले सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिट मिक्सर या एजिटेटिंग ट्रक्स। आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंक्रीट जाता है और वो ट्रक ऐसे पीछे से गोल गोल घूमता रहता है, तो मिक्स होता रहता है, बहुत धीमे धीमे मिक्सिंग होता है, लेकिन उसमें मिक्स होता रहता है। उससे क्या होता है कि कंक्रीट ना तो सेट होता है, ना ही वो सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग होता है उसके अंदर। अदरवाइज क्या होगा, उसके अंदर सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग होगी। और ऐसा कब होता है, एजिटेटिंग ट्रक्स वगैरह कब काम में लेते हैं, ये जब डिस्टेंस जो हो बहुत ज्यादा किलोमीटर्स में। जनरली मान लो प्लांट में बनाया कंक्रीट, अगर स्पेशल डिजाइन कंक्रीट होता है तो हम लोग प्लांट में बनाते हैं और वहां से फिर साइट पे लेके आते हैं, तो इन दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर हम लोग क्या काम में लेते हैं, एजिटेटिंग ट्रक्स या फिर ट्रांजिट मिक्सर, ठीक है। फिर होता है बेल्ट कन्वेयर। जैसे आपने आटे वाली चक्की देखी है, तो उसपे क्या होता है कि एक यहाँ पर मान लो गेहूं डाल दिया, तो यहाँ पर वो आके वीट जो है यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, फ्लोर बन जाएगा, यानी कि आटा, FLOUR, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, यहाँ पर कंक्रीट डाल दिया और जहां पर काम में लेना वो वहां पर खाली हो जाएगा। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा, ये ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ये बेल्ट घूमता रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ नंबर, वो है अपना प्लेसिंग। फोर्थ नंबर जो है प्लेसिंग। अब एज पर IS 456 क्या बोलता है, किसी भी कंक्रीट को अगर किसी हाइट से गिरा सकते हो तो मैक्सिमम गिरा सकते हो आप 1.5 मीटर। इस 1.5 मीटर से यानी कि 1.5 मीटर से अगर ज्यादा हाइट से आपने गिराया तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्लेसिंग यानी कि जिस जगह पे प्लेस कर। और दूसरी एक और चीज, जिस जगह पे प्लेस कर रहे हो, चाहे वो अपना ब्रिक्स हो चाहे स्टोन्स हो, सबसे पहले तो वो जो सरफेस है वो गीला होना चाहिए। अब गीला क्यों, क्योंकि अगर वो सूखा होगा तो वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कौन से पानी को, जो हमने मिक्सिंग के लिए कंक्रीट मिक्सिंग में पानी हमने डाला है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए। अब अगर वो पानी जो सरफेस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो पीछे तो कुछ पानी बचा ही नहीं, तो सीमेंट क्या रह जाएगा, अनहाइड्रेट रह जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी अपने सरफेस जिस पे प्लेस कर रहे हैं वो सरफेस पहले थोड़ा वेट होना चाहिए। वेट का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा गीला, वो जनरली जो सरफेस है थोड़ा वेट होना चाहिए। उससे क्या होगा, चिपकने में भी आसानी रहेगी और पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा मोर्टार या कंक्रीट में से, ठीक है। और अगर ग्राउंड सरफेस है यानी कि जहां पर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा हल्का कॉम्पैक्ट करना पड़ता है या उस पर पानी छिड़कना पड़ता है। और अगर स्टोन्स ब्रिक्स है तो उनको साफ करना होता है, यानी कि उनके ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है, अभी जब आपने कंक्रीट प्लेस करा उस जगह पे, आपने अभी तक उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करा, उसके अंदर हवा हो सकती, उस हवा को रिड्यूस करना ही इज नोन एज कॉम्पैक्शन। अपन ने देखा था सॉइल में क्या करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर या डिसिपेशन ऑफ एयर इज नोन एज कॉम्पैक्शन। अगर देखो कंक्रीट के अंदर 5 से 10% वॉइड है, अगर 5% वॉइड है तो 30% स्ट्रेंथ जो है कम मिलेगी, और अगर 10% वॉइड्स है तो आपको 60% स्ट्रेंथ कम मिलेगी, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 10% वॉइड से अगर 60% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब वॉइड्स कम करना ही बेटर है। तो पर्पस क्या होता है, पर्पस इज टू अचीव हाईएस्ट पॉसिबल डेंसिटी ऑफ कंक्रीट एंड इंप्रूविंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि हार्डन कंक्रीट में आपको नंबर ऑफ या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है कम से कम रखना है, ताकि आपको जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिले वो मैक्सिमम मिले। अब आप कॉम्पैक्शन कैसे कैसे कर सकते हो, या तो हैंड रोडिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि एक ऐसे ऐसा होता है इक्विपमेंट, ये डंडा टाइप, और यहाँ पर नीचे या कोई पत्थर या स्टील की प्लेट लगी होती है गोल गोल, उसको फिर हैमर टाइप का होता है, मतलब वो उसको फ्री फॉल कराते हैं। या तो उससे हो सकता है, या फिर हाई प्रेशर एंड शॉक से हो सकता है, या फिर स्पिनिंग यानी कि इसके अंदर गोल गोल घूमता रहेगा उससे हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन और स्पिनिंग, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन कैसे होता है, reduces the internal friction between the मैकेनिकल वाइब्रेशन, जैसे कोई कंक्रीट सरफेस है इसके अंदर तक जाके करेगा, इसके अंदर तक, यानी कि जो नीडल वाइब्रेटर टाइप होते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकुलर्स ऑफ कंक्रीट बाय इंपार्टिंग ऑसिलेशन टू द पार्टिकुलर एंड thus consolidates the concrete, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ जो वाइब्रेटर्स है मैकेनिकल वाइब्रेटर, वो कैसे कैसे अपन देखते हैं।
तो जब सबसे पहला आता है इमर्शन और इंटरनल वाइब्रेट। इमर्शन और इंटरनल वाइब्रेटर का मतलब है ये जो है कंक्रीट के अंदर जाके उसको वाइब्रेट कराएगा, कंक्रीट के अंदर जाके वाइब्रेट कराएगा। कभी आपने सीसी रोड को तोड़ते हुए देखा हो तो क्या करता है, एक नीडल टाइप आती है मशीन, वो उसको जमीन के अंदर गाड़ता है, फिर वहां से वाइब्रेशन होता है, तो वो मशीन तो वो जो सरफेस है, ग्राउंड जो रोड है वो टूटती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाइब्रेटर। वहां तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। लेकिन अगर जो है रीइंफोर्समेंट कम है, लेस रीइंफोर्समेंट, कैसा लेस रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ बार्स है वो कम है या पतले हैं, या फिर जो मेंबर है वो कैसा थिक है, थिक मेंबर, यानी कि जो आरसीसी का मेंबर है थिक मेंबर है, या फिर वो आरसीसी है ही नहीं, सिंपल कॉन्क्रीट है, तो वहां पर हम लोग इसको काम में लेते हैं, किसको, इमर्शन और इंटरनल वाइब्रेटर। इसको और क्या बोलते हैं, नीडल वाइब्रेटर और पोकर वाइब्रेटर भी बोलते हैं। दिस वाइब्रेटर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील ट्यूब पोकर विच इज इंसर्टेड इन फ्रेश कॉन्क्रीट के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाइब्रेशन देंगे, ठीक है, तो वो क्या होएगा, कॉम्पैक्ट होएगा, हवा बाहर निकलेगी। These vibrators are more efficient than other type or vibrated and hence they are most commonly used। अगर पूछे तो नीडल वाइब्रेटर होता है। सेकेंड जो है फिर एक्सटर्नल और फोमवर्क शटर वाइब्रेटर। एक्सटर्नल वाइब्रेटर, अब ये उसके अंदर नहीं जाएगा, कंक्रीट के अंदर तक ये नहीं जाएगा। These vibrators are clamped rigidly to the formwork at the predetermined point so that both the foam and concrete are vibrated। यानी कि किसी फिक्स पॉइंट पे इसको फिक्स कर देते हैं और फिर इसको वाइब्रेट कराते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और फोम वर्क वाइब्रेटर, ठीक है। इसके बाद जो ये काम में लेंगे थिन मेंबर्स में, या जहां पर ठीक, या जहां पर जो है मेंबर जो है उसमें थोड़ा रीइंफोर्समेंट ज्यादा है वहां पर, या फिर थिन मेंबर्स में काम में लेंगे। फिर आता है सरफेस वाइब्रेटर। अगर ये तो बहुत ही, ये जब काम में लेंगे, इट इज प्लेस डायरेक्टली ऑन द कॉन्क्रीट मास, कॉन्क्रीट मास के ऊपर। जैसे आपने कभी फिनिशिंग ऑफ मार्बल वगैरह देखा हो, ग्रेनाइट वगैरह, तो जो मशीन होती है डायरेक्ट मार्बल या ग्रेनाइट के ऊपर ही चलती रहती है, यानी कि ऐसी मशीन होती है वो सिर्फ कॉन्क्रीट के ऊपर चलेगी, किसी लोकेशन पे फिक्स नहीं होगी, ठीक। इट इज प्लेस डायरेक्टली ऑन द कॉन्क्रीट मास फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ सेलो एलिमेंट्स। जहां पर इंटरनल वाइब्रेटर काम में नहीं ले सकते वहां पर सरफेस वाइब्रेटर, यानी कि डेप्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 mm, यानी कि 15 सेंटीमीटर इतनी सी थिकनेस वाला जो मेंबर होगा, यानी स्लैब वगैरह, वहां पर हम लोग किसको काम में लेंगे, सरफेस वाइब्रेटर को। जनरली रोड सरफेस हो गया या पीसीसी फ्लोर्स वगैरह हो गए वहां पर, या फिर वेरी ड्राई मिक्सेस कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली कॉम्पैक्टेड, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ड्राई मिक्सेस के लिए काम का होता है। सिंस इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी देयरबाय मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन। अगर पानी ज्यादा होगा तो सेग्रीगेशन ज्यादा रहेगा, लेकिन ड्राई मिक्स होगा तो सेग्रीगेशन कम होगा, ज्यादा रहेगा। फिर आता है वाइब्रेटिंग टेबल। इस बार क्या होगा, कॉन्क्रीट जो है वो वाइब्रेटिंग टेबल पे रखें। अभी तक जो मशीनें थी वो कॉन्क्रीट पे आ रही थी, अब जो कॉन्क्रीट है वो मशीन पे आ रहा है, उल्टा काम हो रहा है। इट इज वेरी एफिशिएंट इन कॉम्पैक्टिंग स्टिफ एंड हार्श कॉन्क्रीट, यानी कि बहुत ही कम पानी है उनके लिए काम का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 6, वो है क्योरिंग। क्योरिंग का मतलब क्या है, अपन ने जो पानी मिला है, अब सीमेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, तो हाइड्रेशन भी हो रहा है और दूसरा क्या, टेम्परेचर भी ज्यादा हो मान लो, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी निकल रही है, उससे क्या हो रहा है, पानी वहां से इवेपोरेट हो रहा है। अब पानी इवेपोरेट हो रहा है तो पीछे जो है हाइड्रेशन के लिए पानी कम पड़ रहा है। अब हाइड्रेशन के लिए पानी कम पड़ रहा है तो हमको जो एक्सटर्नली हम लोग पानी उसके ऊपर छिड़काव करते हैं या उसके अंदर पानी मिलाते हैं या उसको ह्यूमिडिटी प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्योरिंग। क्या होता है, ताकि जो मॉइस्चर है वो कम ना हो या जो पानी है वो कम ना हो, इवेपोरेट ना हो, क्या बोलते हैं क्योरिंग। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, IS 456 डिफाइन क्योरिंग एज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग, देख लो, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कॉन्क्रीट, ताकि लॉस ऑफ मॉइस्चर ना हो, while maintain a satisfactory temperature रीजन, मेंटेन अ सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर रीजन मेंटेन रखते हुए, ठीक है। तो जनरली ह्यूमिडिटी अपने को 90% रखना है और टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। द टेस्ट स्पेसिमेन शुड बी स्टोर्ड इन अ प्लेस फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन इन मोस्ट मॉइस्ट एयर और एट least 90% relative humidity and a temperature of 27 plus minus 2 degree Celsius for 24 hours from the time of addition of water to the dry ingredients, ठीक है। इनकी जनरली 24 घंटे बाद आपको स्टार्ट करना है, क्या क्योरिंग, 24 घंटे से पहले स्टार्ट नहीं करना है। अब कैसे कैसे होता है कि उसके अंदर कॉन्क्रीट के अंदर कौन कौन सा पानी होता है, तो 3 तरह के पानी होता है। एक होता है कंबाइंड वाटर, एक होता है जेल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर।
अब जो कंबाइंड वाटर है तो ये वो पानी है जिसने हाइड्रेशन कर लिया है या जो रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये पानी है इवेपोरेट नहीं होगा। ये पानी क्या होगा, नॉन इवेपोरेबल, इवेपोरेट नहीं होगा, ये क्या है, केमिकली रिएक्शन कर चुका है। ठीक है, फिर आता है जेल वाटर। अब ये जो होता है जेल वाटर क्या होता है, ये जो सीमेंट है इसने पानी को एड्जॉर्ब कर रखा है। वर्ड क्या है, एड्जॉर्ब, यानी कि उसने अपने पानी को रोक के रखा है, वो जाने नहीं देगा। तो ये पानी भी क्या होगा, बहुत ही कम इवेपोरेट होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तभी इवेपोरेट होगा। एक होता है कैपिलरी वाटर, ये जो है पानी खाली जगह के अंदर, पहला वाला रिएक्शन कर चुका था, दूसरा वाला बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, दूसरे वाले ने अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा है, और ये जो है यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, ये खाली जगह में पानी पड़ा है, तो ये पानी जनरली क्या है, उड़ जाता है। तो इसी पानी उड़ने की वजह से फिर क्या होगा, रिएक्शन के लिए पानी कम पड़ जाएगा, तो इस पानी को हम लोग मेंटेन रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्योरिंग। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट मॉइस्ट क्योर्ड, अब एक होता है ड्राई क्योर्ड, एक होता है मॉइस्ट क्योर्ड। ड्राई क्योर्ड का मतलब क्या, हमने पानी ऊपर से नहीं दिया, यानी कि ह्यूमिडिटी हमने मेंटेन नहीं रखी, एक बार जो पानी था अंदर हमने मिक्सिंग के टाइम मिला है, उसके अलावा हमने बाद में पानी को नहीं दिया है, सीमेंट या कंक्रीट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई। और अगर पानी दिया है तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट क्योर्ड। अगर कोई है मॉइस्ट क्योर्ड करा हमने 7 डेज और एक हमने करा है ड्राई क्योर्ड, तो जो मॉइस्ट क्योर्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ जो होगी 50% ज्यादा होगी ड्राई क्योर्ड वाले से, यानी कह सकते हैं 1.5 टाइम्स स्ट्रेंथ होगी। यानी कि ड्राई क्योर्ड की अगर आपको स्ट्रेंथ 20 एमपीए मिलेगी 7 दिन में, तो वही मॉइस्ट क्योर्ड की आपको मिलेगी 30 एमपीए, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। और स्ट्रेंथ ज्यादा किस लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सीमेंट पार्टिकल क्या होंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे, और इसके अंदर क्या रह जाएंगे, अनहाइड्रेटेड। ठीक है, if concrete is cured for 1 month, strength is nearly double than concrete exposed to dry air। यानी कि अगर आपने 1 महीने तक उसको अगर क्योरिंग करी है, यानी कि वेट क्योरिंग या मॉइस्ट क्योरिंग करी है, तो आपको 1 महीने बाद जो उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी वो कैसे मिलेगी, डबल मिलेगी। यानी कि 7 दिन में तो 1.5 गुना मिल रही थी, और 28 दिन में कैसे मिल रही है, डबल मिलेगी ड्राई और मॉइस्ट क्योरिंग में। ये बहुत ही अच्छी चीज है, अगर ज्यादा मिल रही है तो हम लोग पानी प्रोवाइड कराएंगे ताकि स्ट्रेंथ जो है ज्यादा अच्छे से मिले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्योरिंग क्या है, टू कीप कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड, यानी कि जो खाली जगह है उसको हमेशा भरी रखें, सैचुरेटेड, टू एंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड टू रिड्यूस श्रिंकेज। अगर पानी उसमें से उड़ गया है तो श्रिंकेज भी ज्यादा होगा, और वो जो होगा परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्रैक्स आ जाएंगे तो उसकी वजह से परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं। It improves wear resisting and weather resisting qualities। क्या improve करता है, wear resisting and weather resisting qualities। To prevent the loss of moisture from concrete due to evaporation on any other reason, supply additional moisture or heat and moisture to accelerate the gain of strength। ठीक है, इनके एडिशनल पानी वगैरह हम लोग देते रहते हैं। आज कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है। फिर हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ क्योरिंग। क्योरिंग कैसे कैसे की जा सकती है। जो कॉन्क्रीट वर्क है उसको शेड में रखें, यानी कि छाया में रखें। अब छाया में रखेंगे यानी कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है, अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होगा तो पानी जो है कम इवेपोरेट होगा, यानी कि इवेपोरेशन जो है कम होगा। ठीक है, फिर है कवरिंग कॉन्क्रीट सरफेस विथ वेट हेशन और गनी बैग्स। आपने देखा बोरी से या कट्टे से अगर उसको कवर कर देंगे, गीली बोरी या कट्टे से कवर कर देंगे, तब भी क्या होगा, उसको जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन रहेगी, तो उससे पानी लगातार उसको मिलता रहेगा। या फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दे, स्प्रे कर दे, या फिर हम लोग क्या करें, जो जनरली जो सरफेस फ्लोर वगैरह जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग कैसे बनाते हैं, फ्लोर हो गया, रूफ वगैरह हो गया, उनके ऊपर हम लोग क्या बना देते हैं, पॉन्ड बना देते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और बीच में फिर क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉन्डिंग मेथड। अब ये जो मेथड है इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे ज्यादा जो यूज में आता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए ये इसी को काम में लेते हैं, और वर्टिकल मेंबर्स के लिए या तो कवरिंग वाला, कवरिंग बाय क्लॉथ, या स्प्रिंकलिंग मेथड काम में लेते हैं, उसमें भी कवरिंग वाला ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ये तो हो गया। तो आपसे पूछ ले बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग कौन सा है, तो वो है पॉन्डिंग मेथड। उसके बाद आता है स्टीम क्योरिंग। ठीक है, स्टीम क्योरिंग हम लोग यानी कि जो है अब पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स है या टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये हम लोग जनरली कब करेंगे, ये करेंगे प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर। क्यों, क्योंकि अपने को पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपके रेट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज होगी। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी तो आपका जो कंक्रीट है
वो जल्दी सेट होगा, यानी कि जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टीम क्योरिंग जनरली हम लोग प्री कास्ट यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में, क्योंकि स्टीम क्योरिंग फील्ड में इतना इफेक्टिव नहीं है या पॉसिबल नहीं है, कह सकते हैं इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत मशीनरीज लगनी, इसलिए हम लोग इसको जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पर प्री कास्ट कॉन्क्रीट वर्क होता है वहाँ पर हम लोग इसको लेते हैं, और महंगा भी पड़ता है, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई क्योरिंग कंपाउंड लगा देंगे। अप्लाइंग क्योरिंग कंपाउंड एज पर IS 456 कॉन्क्रीट मेंबर शैल बी केप्ट अंडर क्योरिंग फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 दिन तो होना चाहिए। अगर क्योरिंग कंपाउंड लगा रहे फॉर OPC एट 90% ह्यूमिडिटी एंड एट लीस्ट 10 days वेयर मिनरल एडमिक्सचर एंड ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज्ड, क्योरिंग टेम्परेचर 5 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 7 दिन तो क्योरिंग होनी चाहिए। स्टीम क्योरिंग by this increased rate of strength development can be achieved, so also known as accelerated curing। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, अचीव इंक्रीज हो जाती है स्टीम क्योरिंग से स्ट्रेंथ, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि अपने को जो फोम वर्क वगैरह है वो जो है उसको जल्दी रिमूव कर सकते हैं, मोल्ड वगैरह को जल्दी रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इसको काम में जल्दी ले सकते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, मोल्ड कैन बी रिमूव्ड इन शॉर्टर टाइम एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। फिर कॉन्क्रीट मेंबर्स आर हीटेड बाय स्टीम एट नियरली 100 डिग्री सेल्सियस एट लो और हाई प्रेशर। जो कॉन्क्रीट मेंबर है, ये जो स्टीम क्योरिंग है, ये हम लोग लो या हाई प्रेशर पे कर सकते हैं। अगर हमने लो प्रेशर पे करी तो 70% ऑफ स्ट्रेंथ जो है 28 डेज की 70% जो स्ट्रेंथ है वो कब अचीव हो जाएगी, 16 से 24 घंटे में। यानी कि अगर एक दिन में मुझे अगर 28 दिन की स्ट्रेंथ, लगभग 28 दिन की जो 70% स्ट्रेंथ है, यानी कि 28 दिन की 70% स्ट्रेंथ कब मिलती है, 7 दिन में। जो 7 दिन में मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, अगर वो मुझे एक दिन में मिल गई तो मेरे लिए तो बहुत बेटर बात है। तो उसको मैं, मेरे 6 दिन बचेंगे, इनके उससे क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट डे नया मोल्ड में, उसी मोल्ड में नया कॉन्क्रीट लगाऊंगा, इनकी मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर पे 90% ऑफ स्ट्रेंथ जो है अचीव हो जाएगी मेरा 24 आवर्स में, तो ये तो और भी अच्छी बात है। फिर यानी कि देख लो, तो प्रेशर, जैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ। लेकिन एक जो बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, अगर आपका रेट ऑफ सेटिंग या रेट ऑफ हाइड्रेशन तेज है, हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो आपकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको डिफेक्ट ध्यान रखना है, या इसका डिसएडवांटेज स्टीम क्योरिंग का, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ये ध्यान रखना। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक एंड सल्फेट अटैक। फ्रॉस्ट अटैक और सल्फेट अटैक से इसलिए बचेगा क्योंकि इसने जो सीमेंट था वो तो पहले ही रिएक्ट कर गया, इतना जल्दी रिएक्शन कर गया कि सल्फेट अटैक और फ्रॉस्ट अटैक को मौका ही नहीं पड़ा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पर आवर टू अवॉइड थर्मल शॉक। जो टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको धीमे धीमे करना है, एकदम ऐसे नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस ले आए। अगर एकदम 100 ले आओगे तो टेम्परेचर जो है, अगर मान लो आपको सर्दियों से सीधा गर्मी आ जाए तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है, फिर आपका लगभग 30-40 डिग्री सेल्सियस पहुंचे तो आपको भी दिक्कत होती है। तो ये तो फिर भी कॉन्क्रीट है, इसको भी दिक्कत होगी। तो दिक्कत सबको होती है अगर सडन चेंज होगा, इसलिए आपको टेम्परेचर जो चेंज करना है धीमे धीमे करना है, ताकि वो उसके एडप्ट हो जाए, या फिर कह सकते हैं थर्मल शॉक ना हो उसमें, ठीक है। थर्मल शॉक को अवॉइड करने के लिए आपको हर घंटे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। स्टीम क्योरिंग शुड बी फॉलोड बाय, देखो, वाटर क्योरिंग फॉर एटलीस्ट 7 डेज। यानी कि स्टीम क्योरिंग से, सिर्फ स्टीम क्योरिंग से काम नहीं चलेगा, आपको वापस वही ट्रेडिशनल मेथड काम में लेने, कौन से, स्प्रेइंग हो गया, वेट क्लॉथ वाला हो गया, पॉन्डिंग वाला हो गया, स्प्रिंग क्लीनिंग वाला हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर लोअर टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ सेटिंग एंड हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। हाई टेम्परेचर होगा तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम मिल जाएगा, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ सेटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब क्या है कि अब आपने देखो, ये जो क्योरिंग और फिनिशिंग है ना, कभी कभी हम लोगों को फिनिशिंग पहले करनी पड़ती है, क्योरिंग बाद में। जैसे प्लास्टर्ड सरफेस वगैरह होता है तो वहाँ पर हमको क्योरिंग बाद में करते हैं, फिनिशिंग पहले करते हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे फिनिशिंग या क्योरिंग डिपेंड करता है कि पहले कौन होगा। लेकिन इससे जो पहले वाले 5 स्टेप थे वो फिक्स थे कि वो उसी हिसाब से होंगे। पहले नंबर पे बैचिंग, दूसरे पे मिक्सिंग, तीसरे पे ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ पे प्लेसिंग, 5वें पे कॉम्पैक्शन। लेकिन ये जो छठे और 7वें है क्योरिंग या फिनिशिंग, इट डिपेंड्स ऑन कैसा मेंबर है उसके हिसाब से, ठीक है, या कैसा काम हो रहा है। तो फिनिशिंग का मतलब है अब उसको काम है जो चमकाना है, यानी कि उसको जो सरफेस है उसको लेवल करना है, अच्छा दिखाना है तरीके से। फिनिशिंग इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथनिंग
the top surface of a freshly placed concrete to achieve the desired appearance. अचीव कैसे हो गया? डिजायर्ड अपीयरेंस। और क्या करना है? स्मूथिंग करना है, लेवलिंग करना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? तीन तरीके से, एक होता है स्क्रीडिंग, एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है ट्रैवलिंग। स्क्रूडिंग का मतलब क्या? स्क्रीडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आपका जो कंक्रीट है वो सरफेस आपने कंक्रीट लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो अब आपको इतना कंक्रीट रखना है। मान लो आपको इतना कंक्रीट रखना है, ये ज्यादा हो गया, नीचे वाली लाइन में हटा लेते हैं, ठीक है, नीचे वाली लाइन तक आपको कंक्रीट रखना है, ऊपर वाली से हटाना है। तो आपको ये इतने ज्यादा कंक्रीट एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, इतनी ज्यादा, तो आपको इसको हटाना है। तो आप क्या करोगे? इसको हटाओगे, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? स्क्रीडिंग। तो स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट, क्या है एक्सेस कंक्रीट? टू ब्रिंग द टॉप सरफेस टू अ प्रॉपर ग्रेड इज नोन एज स्क्रीडिंग। आप सिर्फ एक्स्ट्रा को हटा रहे हो। अभी देखो यहाँ ये खाली जगह थी, यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन आप इसको फिल नहीं कर रहे, यहाँ पे भी खाली जगह, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट, आप इसको फिल नहीं कर रहे, आपने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कंक्रीट को हटाया, उसी को नाम देते हैं स्क्रीडिंग। फिर आता है फ्लोटिंग। अब ये जो है थोड़ा बहुत बच गया था, अब ये थोड़ा बहुत बच गया था, इसमें स्क्रीडिंग में आता वर्ड एक आता है हम्प्स एंड हॉलोज। तो रिमूव हम्प्स एंड हॉलोज भी आता है, या एक्स्ट्रा कंक्रीट, आपको ध्यान रखना है। अब ये है आपका सरफेस ऐसा बच गया, पहले ऐसा था, बहुत ज्यादा इरेगुलर था, अब थोड़ा सा इरेगुलर है। तो इस इरेगुलर में अब आपको कहीं कहीं पे कंक्रीट फिल करनी पड़ेगी, कहीं कहीं पे रिमूव करनी पड़ेगी। तो इसी को इरेगुलरिटीज को, रिमूविंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज नोन एज आपका फ्लोटिंग, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है? वुडन फ्लोट की हेल्प से होता है, ठीक है। वुडन फ्लोट है, होता कैसा? 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और 20 सेंटीमीटर वाइड होता है, आपको ध्यान रखना। वुडन पूछ लेते हैं, फिनिशिंग किससे होता है? अगर फ्लोटिंग पूछ ले तो वुडन फ्लोट से। और फिर लास्ट आता है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग क्या है? आपने अगर सब कुछ एक्स्ट्रा तो रिमूव कर दिया, अब इसको जो चमकाने का काम है, बिल्कुल, यानी कि पानी वगैरह थोड़ा छिड़क के एकदम उस पर पानी वगैरह के स्प्रे करके बहुत अच्छे से चमकाना है, तो वो प्रोसेस होता है ट्रैवलिंग, और वो होता है स्टील फ्लोट की हेल्प से। तो किसके लिए? वेरी स्मूथ फिनिश। अभी तक इससे पहले स्मूथ फिनिश कहीं नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर वेरी स्मूथ फिनिश किसकी हेल्प से देते हैं? अपन ट्रैवलिंग की हेल्प से। और जो शू एंड काम में लेते हैं वो लेते हैं अपन स्टील फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ तक था अपना। अपन एक और टॉपिक देख लेते हैं, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद जो भी टॉपिक्स है अपना मैच्योरिटी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करो, ताकि हम लोग को वही लास्ट वाली बात, लास्ट लेक्चर में जो बोला था, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.